हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग विश्व भूगोल की क्लास करेंगे। विश्व भूगोल में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे ज्वालामुखी हो गया, महासागरीय धाराएं हो गए, महासागरीय गर्त हो गए और भूकंप हो गए। ये सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्वालामुखी यानी वोल्केनोज को देखेंगे। तो ज्वालामुखी क्या होता है? तो ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित तप्त गैस, तरल, लावा हो गया और राख हो गया, जलवाष्प, अन्य पदार्थ आदि का निर्गमन होता है यानी निकलता है। तो उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है, एक सक्रिय ज्वालामुखी और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक शांत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनोज। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें प्रायः विस्फोट तथा उद्वेलन होता रहता है, जिनका मुख सदैव खुला रहता है और समय समय पर जिनके मुख से धुआं, वाष्प, गैस, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी देख लेते हैं कौन कौन से हैं और किस देश में स्थित हैं। तो किलायू ज्वालामुखी यह कहाँ है? हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है? USA में। और मीना लोवा ज्वालामुखी यह भी हवाई द्वीप में पड़ता है। और कोटोपैक्सी यह इक्वेडोर में है। और चिम्बाराजो इक्वेडोर में है। और माउंट एटना यह सिसिली द्वीप में है। सिसिली द्वीप कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। और स्ट्राम्बोली यह लेपारी द्वीप में है। और बैरन द्वीप यह कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप, मतलब अंडमान निकोबार में है। यह मतलब भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है, जो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। और ओजस डेल सेलेडो यह कहाँ है? यह चिली और अर्जेंटीना के बीच में है। ओजस डेल सेलेडो। तो यह सब क्या है? सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनोज है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और फिर देख लेते हैं हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त यानी डॉर्मेंट वोल्केनोज। ये इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या है प्रसुप्त ज्वालामुखी के? ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में उद्धार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्धार हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और यह कौन कौन से हैं देख लेते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो वेसुवियस यह कहाँ पड़ता है? इटली में। और फ्यूजियामा यह जापान में है। और क्राकावाओ यह इंडोनेशिया में है। और नारकोंडम यह कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में है, मतलब अंडमान निकोबार में है, भारत में है। और शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिसमें मतलब इतिहास काल में कोई उद्धार नहीं हुआ है और इनमें मतलब पुनः उद्धार नहीं भी होने की मतलब कोई संभावना भी नहीं है कि हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो कौन कौन से शांत ज्वालामुखी हैं और किस देश में है देख लेते हैं। तो कोह सुल्तान यह कहाँ है? ईरान में है। पोपा यह म्यांमार में है। और किलिमंजारो यह कहाँ है? तंजानिया में है। अक्सर ये इसमें मतलब किलिमंजारो से प्रश्न बनता है। तो किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। यह कैसा ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी है किलिमंजारो। और चिम्बाराजो यह इक्वेडोर में है। और एकांकगुआ यह एंडीज पर्वत पर है। ये सब। और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में मिलान करने के लिए आते हैं। तो वो सब सक्रिय और प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी थे। और ये भी मतलब ये प्रमुख ज्वालामुखी हैं विश्व के पूरे। तो देखते हैं ज्वालामुखी और देश। तो
ज्वालामुखी यह कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। और माउंट पिनाटुबो यह भी फिलीपींस में पड़ता है। और माउंट एरेबस यह रॉस में है। और माउंट एटना यह सिसिली में है। और विशुवियस यह कहाँ है? यह इटली में है। और हेक्ला यह आइसलैंड में है, आइसलैंड में है। और स्ट्राम्बोली यह कहाँ है? तो लेपारी द्वीप में है। और एलबुर्ज यह कहाँ है? जॉर्जिया में है, जॉर्जिया में है। और माउंट कोनिका यह कीनिया में है। और कैमरून अफ्रीका में है। और काकाताओ यह इंडोनेशिया में है। कटमई यह अलास्का में है। और माउंट रेनियर यह यूएसए में है। और माउंट सस्ता यह भी यूएसए में है। और सेंट हेलेंस यह कास्केड श्रेणी में है, यानी कास्केड श्रेणी कहाँ है? यूएसए में है। और अकांकगुआ यह एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत कहाँ है? चिली में है, चिली में है। और पोपोकेपिटल यह कहाँ पड़ता है? मैक्सिको में। और मैना लोआ यह हवाई द्वीप में है। और देवबंद यह ईरान में है। और कोह सुल्तान यह भी ईरान में है। स्टूडेंट, यह देश का नाम देकर और ज्वालामुखी देकर, यह मिलान देकर, मतलब मिलान करने के लिए देता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसे ध्यान से मतलब 1 से 2 बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं हम लोग नोट के तौर पे। तो प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भागों में ज्वालामुखी की संख्या अधिक पाई जाती है। तो ज्वालामुखी की संख्या सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो अकांकगुआ ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह कैसी ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है। और किलायु संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायु संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सब 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। भूकंप हम लोग देख लेते हैं। तो भूकंप क्या होता है? अर्थक्वेक्स। तो देखते हैं भूकंप। तो भूकंप की परिभाषा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। भूकंप कहते किसे हैं? भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के निचलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और भूकंपी तरंगों को किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपी तरंगों को मापा जाता है। भूकंपी तरंगों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी दो श्रेणियां हैं? तो भूगर्भीय तरंगे, प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे। इसे प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे कहते हैं। और द्वितीयक तरंगे कौन सी हैं? तो यस तरंगे। इसे द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं और यस तरंगे भी कहते हैं। और धरातलीय तरंगे को क्या कहते हैं? यल तरंगे कहते हैं। धरातलीय तरंगे भी कहते हैं और यल तरंगे भी कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगे कौन सी हैं? प्राइमरी वेव्स। तो क्या है? भूकंप के दौरान सबसे पहले इन्हीं तरंगों की उत्पत्ति होती है। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले पी तरंगों की ही उत्पत्ति होती है। और इनकी प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह होती है, यानी समानांतर होती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं। और इन्हें संपीड़नात्मक तरंगे भी कहते हैं। पी तरंगों को संपीड़नात्मक तरंग भी कहते हैं। और इस तरंगों में सर्वाधिक वेव होता है। तो किस तरंग में सर्वाधिक वेग होता है? तो पी तरंग में सर्वाधिक वेग होता है। और यह ठोस, द्रव, गैस तीनों ही माध्यम में गुजरती है। पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों ही माध्यम में गुजरती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। पी तरंगों की गति सबसे तेज, पी तरंगों की गति सबसे तेज तथा तीव्रता सबसे कम होती है। पी तरंगों की गति सबसे तेज और तीव्रता सबसे कम होती है। और द्वितीयक तरंगे या यस तरंगे
हम लोग देखते हैं सेकेंडरी वेव्स क्या होता है। तो इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ तरंगों की भांति होती है, मतलब ऐसे समानांतर मतलब चलती रहती हैं, मतलब समकोण पर ऐसे ऐसे चलती रहती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और ये तरंगे प्रकाश की भांति चलती हैं, यानी द्वितीयक तरंगे, यस तरंगे प्रकाश की भांति चलती हैं। इन्हें गौड़ तरंगे भी कहा जाता है, इन्हें गौड़ तरंगे भी कहा जाते हैं। और पी तरंगे पहले पहुंचता है सिस्मोग्राफ पर और यस तरंगे उसके बाद पहुंचता है, यानी सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं, फिर यस तरंगे पहुंचती हैं। यस तरंगे केवल इसे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट, यस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं और यस तरंगे पृथ्वी के बाह्य कोण से नहीं गुजर पाती हैं। यस तरंगे पृथ्वी के बाह्य कोण से नहीं गुजर पाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं धरातली तरंगे, इसे यल तरंगे भी कहते हैं, धरातली तरंगे को यल तरंगे भी कहते हैं, यानी सरफेस वेव्स। तो इन्हें यल तरंगे तथा लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, धरातली तरंगे को। और इस तरंगों की खोज H.D. लव ने की थी, अतः इन्हें लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, किसे, यल तरंगे को। और यह धरातल तक ही सीमित होती हैं, इनकी चाल अन्य की तुलना में सबसे कम होती है, यानी पी और यस की तुलना में सबसे कम होती है इनकी चाल। और यह ठोस द्रव गैस तीनों से गुजरती हैं यल तरंगे प्रभाव सबसे अधिक विनाशकारी होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरंगों का प्रभाव सबसे अधिक विनाशकारी होता है, तो यल तरंगों का विनाश सबसे अधिक विनाशकारी होता है। अब हम लोग ये सब भूकंप के तरंगे थे, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। आगे हम लोग देखते हैं महासागरीय धाराओं से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो अटलांटिक महासागरीय धाराएं कौन कौन सी होती हैं और कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है, उन्हें हम लोग देखते हैं। तो अटलांटिक महासागर की धाराएं तो कौन सी है, फ्लोरिडा की धारा या कैसी धारा है, गर्म धारा है। और गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, यह भी गर्म धारा है। और नॉर्वेजियन की धारा, यह गर्म धारा है। और लैब्राडोर की धारा, यह ठंडी धारा है। लैब्राडोर की धारा कैसी है, ठंडी धारा है। और इर्मिंगर धारा, यह गर्म धारा है। कनारी धारा, यह ठंडी धारा है। और बेंगुएला की धारा, यह भी ठंडी धारा है। और रेनेल धारा, यह गर्म धारा है। और फॉकलैंड धारा, यह ठंडी धारा है। और एंटीलिज धारा, यह गर्म धारा है। ये किनकी धाराएं थी, तो अटलांटिक महासागर की धाराएं थी, गर्म और ठंडी जलधाराएं। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं कौन कौन सी होती हैं। और तो कौन सी, क्यूरोसियो की धारा, यह कैसी धारा है, तो गर्म जलधारा है। और अलास्का की धारा, यह भी गर्म धारा है। और सुसीमा धारा, यह गर्म धारा है। और कैलिफोर्निया की धारा, यह ठंडी धारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा, यह ठंडी जलधारा है। और ला नीनो धारा, यह भी ठंडी जलधारा है। और अखोटस्क धारा, यह ठंडी जलधारा है। तो यह प्रशांत महासागर की ये सब जलधाराएं हैं, आप लोग इसे भी ध्यान से देखिएगा। हिंद महासागर की धाराएं कौन कौन सी होती हैं, देख लेते हैं। मोजाम्बिक की धारा, यह गर्म धारा है। और अगुल्हास धारा, यह भी गर्म धारा है। मेडागास्कर धारा, गर्म धारा है। और सोमाली की धारा, यह ठंडी धारा है। महासागरीय जलधारा की लवणता, सैलिनिटी देखते हैं। तो महासागरीय की तो लवणता के प्रकार और मात्रा, यानी प्रतिशत, कितना प्रतिशत है सैलिनिटी। सोडियम क्लोराइड, तो
सोडियम क्लोराइड की कितना प्रतिशत है लवणता, तो 77.8% है। और मैग्नीशियम क्लोराइड की 10.9% है। और मैग्नीशियम सल्फेट की 4.7 है। और कैल्शियम सल्फेट की 3.6 है। और पोटेशियम सल्फेट की तो 2.5 है। कैल्शियम कार्बोनेट की 0.3 है। तो ये क्रम वाइज से लगाने के लिए आता है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा है, और मैग्नीशियम की लवणता उससे भी कम है, और मैग्नीशियम सल्फेट की उससे भी कम है। मतलब सबसे ज़्यादा लवणता किसका है, तो सोडियम क्लोराइड की, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की, फिर मैग्नीशियम सल्फेट की। ये सब 3-4 कम से कम तो याद ही होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख महासागरीय गर्त को देख लेते हैं कौन कौन से हैं महासागरीय गर्त और स्थिति। तो मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त यह कहाँ है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। उत्तरी प्रशांत महासागर में है। और क्यूराइल गर्त यह कहाँ है, उत्तरी प्रशांत महासागर में, यह भी है। एल्यूशियन गर्त यह उत्तरी प्रशांत महासागर में है। और जापान गर्त यह भी उत्तरी प्रशांत महासागर में है। और टोंगा गर्त यह कहाँ है, तो यह मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में है। अटाकामा गर्त यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। और करमेडेक गर्त यह भी दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। और प्यूर्टो रिको यह अटलांटिक महासागर में है। और रोमार्च गर्त यह भी अटलांटिक महासागर में है। और सैंडविच यह कहाँ है, तो यह भी अटलांटिक महासागर में है। और सुंडा गर्त यह हिंद महासागर में है। और डायमेंटिना गर्त यह हिंद महासागर में है। तो ये सब महत्वपूर्ण गर्त थे, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें महासागरीय गर्त क्रम वाइज से पूछता है। तो सबसे पहले कौन सा गर्त है सबसे बड़ा, तो मेरियाना गर्त है। फिर उसके बाद टोंगा गर्त है, फिर क्यूराइल गर्त है, फिर स्वैर गर्त है। ये 4 कम से कम 4 आप सबको याद रखना चाहिए, क्रम लगाने के लिए आता है। तो स्टूडेंट ये क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।